Hello student, today once again you are welcome in SST Genetics class. We are going to study gender, religion and caste. Before starting it, I want to make you sure about the differences. जैसे कि आप समाज में देखते हैं, ये सोसाइटी के अंदर आपने चारों तरफ देखें तो डिफरेंसेस जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। अगर आप देखें तो ये डिफरेंसेस होंगे धर्म के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। These differences are on the basis of their economic condition, rich and poor. These differences are on the basis of their color, गोरा और काला। अरे भाई, और differences होता है सेक्स के बेसिस पर, वुमेन और मैन। अब ये डिफरेंसेस हैं तो ये तो नेचुरल है, बट ये डिफरेंसेस जब डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाता है, मतलब ये इन डिफरेंसेस के बेसिस पर जब हम भेदभाव करने लगते हैं तब ये डिफरेंसेस काफी खतरनाक हो जाते हैं। इससे डिवीजन होता है, और आज जिस डिवीजन की बात हम करने जा रहे हैं वो सेक्स के बेसिस पर डिवीजन है। सेक्स एक बायोलॉजिकल डिवीजन है, पर जब सोसाइटी उस सेक्स के बेसिस पर डिवीजन करने लग जाती है या डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाती है तो वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहलाया जाता है। हो सकता है आपके घर में ना हो, पर अगर सोसाइटी में देखें तो निश्चित रूप से वुमेन और मैन के बीच में डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे, और ये डिफरेंसेस घर के अंदर से शुरू हो जाता है। जैसे वुमेन के पास क्या काम दिए जाते हैं कि घर की सफाई करें, बर्तन धोएं, बच्चे पालें, कपड़े धोएं। अगर कोई कपड़ा सिलने का काम हो या बटन लगाने का तो सीधा ये काम महिला के पास होगा, पुरुष के पास ये काम नहीं है। और पुरुष घर के बाहर के जितने काम होंगे वो पुरुष करेगा। ये जो महिला और पुरुष के बीच के काम का जो बंटवारा है, that is called the sexual division of labor. And what does it mean? It means a system in which all work inside the home is either done by the woman or organized by them थ्रू द लेबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। अर्थात घर के सारे काम या तो महिला करेगी या कोई महिला सदस्य करेगी या वो किसी घरेलू नौकर के द्वारा करवाए जाएंगे, पर इनके पीछे होगी महिला ही, कोई पुरुष इसके लिए नहीं होगा। ये डिफरेंसेस हमारे दिमाग में कहां तक बैठे हुए हैं। अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए जब खिलौने लाए जाते हैं तो गुड़िया होगी या घर का रसोई का सामान होगा, पर अगर कोई बॉय चाइल्ड हो तो उसके लिए कार होगी, एरोप्लेन होगा, गन होगी। ये हमारी मानसिकता के अंदर दूर तक समा चुका है, और इन्हीं डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए शुरू होता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये फेमिनिस्ट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज फेमिनिस्ट। अ वुमन और अ मैन हु बिलीव्स in equal rights and opportunities for women and men, they are called feminist। और दूसरे शब्दों में फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब ये है कि वुमेन के लिए जो बराबरी के अधिकार या उनके जो लीगल अधिकार हैं उनके लिए जो मूवमेंट होता है, दे आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब आप सब लोगों को तो पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा था, बड़ी मुश्किल से उन लोगों को अपने यहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का मौका मिला, पर डेमोक्रेसी में महिलाओं को पुरुषों के बराबर के राइट्स नहीं मिले। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, पर अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो लगभग सभी जगह कमोबेश यही कंडीशन थी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर राइट नहीं मिले। इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, और इस स्ट्रगल का मेन जो मकसद था वो था कि उनको पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस में पुरुषों की बराबरी मिले। और इन्हीं मूवमेंट का प्रभाव ये है कि टुडे यू कैन सी देयर आर साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, प्रोफेसर एंड इन सो मेनी अदर ऑक्यूपेशन द वुमेन आर वर्किंग वेरी वेल। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पर वुमेन का परसेंटेज या उनके पार्टिसिपेशन का जो परसेंटेज है वो काफी हाई है, पर इंडिया इस मामले में बहुत लकी नहीं है। यहाँ अभी वुमेन की कंडीशन काफी वर्स्ट है, काफी पुअर है। इस चीज के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए कि वो कौन से तरीके हैं जिससे इंडिया के अंदर वुमेन के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। तो इसको देखते हैं हम। पहले अगर सबसे पहले देखें तो लिटरेसी रेट में ये साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। इंडिया में 65.46% वुमेन लिटरेसी रेट है। अगर इसका कंपेयर हम मैन लिटरेसी से करें जो कि 82.14% है, तो ये क्या प्रूव करता है
कि हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए वुमेन एंड मैन के बीच में इक्वलिटी नहीं दिखाई देती। अगर इकोनॉमिक स्फीयर में देखें तो वुमेन का जो वर्क है, चाहे वो घर में करती हो या बाहर करती हो, उनको वो वैल्यू नहीं दी जाती है लाइक कि जो मैन का वर्क होता है। हालांकि जो वास्तविकता है, रियल कंडीशन है, द एवरेज वर्क ऑफ वुमेन इज मोर देन मैन, बट उनके काम को हम कभी कभी फॉर ग्रांटेड समझ लेते हैं, या कहीं वो जो है किसी और इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां उनके वर्क को वो वैल्यू नहीं मिलती। हमारे पास जो रीजन है इसको देखने का कि डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया में, वुमेन के अगेंस्ट काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, वो दिखाई देता है सेक्स रेशियो में। सेक्स रेशियो मींस द नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉय, और यह सेक्स रेशियो हमारी कंट्री में 940 है, जो कि काफी कम है। और ये बताता है कि वुमेन को जब वो जन्म लेती हैं तो उनके साथ उनकी परवरिश उस तरीके से नहीं होती जिस तरह के हम बॉयज के साथ करते हैं। और ये तो आप सबको पता है कि गर्ल चाइल्ड जन्म लेने से पहले ही उनका मर्डर कर दिया जाता है। इसके कारण हमारे यहाँ जो सेक्स रेशियो है वो 940 है। और कुछ स्टेट जैसे हरियाणा और पंजाब, यहाँ तो पूछिए मत कि क्या बुरी हालत है। पर बात यहाँ तक नहीं रुकती, इससे भी आगे जाती है। वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस में। डोमेस्टिक वायलेंस लगातार वुमेन के अगेंस्ट बढ़ते जा रहे हैं, और कारण केवल ये है कि वो वुमेन है। ये डोमेस्टिक वायलेंस अर्बन एरिया में भी है और रूरल एरिया में है। ये घर के अंदर भी है और घर के बाहर भी है। वुमेन को इसको झेलना पड़ता है। और देखिए डिस्क्रिमिनेशन का यह कितना भद्दा रूप हमें दिखाई देता है कि एक ही कार्य को अगर वुमेन करती है या मैन करती है तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन है या हमारी सोसाइटी उन्हें इक्वल पे नहीं करता है। उसके लिए वुमेन को कम पे किया जाता है और मैन को ज्यादा पे किया जाता है। ये जो सारा डिस्क्रिमिनेशन है, इससे बचने के लिए वुमेन के पास केवल एक ही रास्ता है, वो है स्ट्रगल का, वो है मूवमेंट का। इन स्ट्रगल करने वालों के या इन लीडरों का मानना था कि वुमेन की कंडीशन तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि उनके पास पॉलिटिकल पावर ना हो। अब हम पॉलिटिकल पावर की अगर बात करते हैं तो इंडिया की कंडीशन बहुत ही खराब है। हमारे यहाँ बेसिकली 3 किस्म के इलेक्शन होते हैं। एक नेशनल लेवल पे लोकसभा इलेक्शन, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, और लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले अगर लोकसभा में देखें तो हमारे पास लोकसभा में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 10% के आसपास है, और पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखें तो वुमेन अप्रोक्सीमेटली 50% उनकी पॉपुलेशन है। इस हिसाब से अगर इक्वलिटी होती तो कम से कम 50% सीट्स वुमेन ऑक्युपाई कर रही होती हैं, पर केवल 10% है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो और भी बुरा हाल है, वहां 5% के आसपास वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। हमारी ये कंडीशन लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रियों से भी बुरी है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारी वुमेन लीडर और फेमस वुमेन लीडर हुई हैं। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर वुमेन रह चुकी हैं और हैं भी, पर ये सारी चीजें हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देती है कि हमारे यहाँ वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत राहत की बात यह है कि हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए दिया हुआ है, और कुछ स्टेट में ये 50% रिजर्वेशन है, जिसके कारण लोकल जो गवर्नमेंट है लाइक ग्राम पंचायत इलेक्शन या म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, इसमें लगभग 10 लाख इलेक्टिव वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी वुमेन जो ऑर्गेनाइजेशन है या वुमेन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये डिमांड की हुई है कि ये रिजर्वेशन हमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी मिलना चाहिए। हालांकि वुमेन रिजर्वेशन बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारे लोकसभा में, और इसे कई दशक हो चुके हैं, वहां अभी पास होना बाकी है। तो उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि वुमेन की कंडीशन बेहतर हो पाएगी जब उनके पास पॉलिटिकल पावर होगी। एंड तब तक हम डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल नहीं बता सकते जब तक कि सोसाइटी में वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा। सो स्टूडेंट, फॉर टुडे इट इज इनफ. We will meet soon. Till then, goodbye. Have a nice day.